广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तरफ। दो 2026 वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कई उपलब्धियों का प्रदर्शन। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रमुख खनिजों पर सहयोग मजबूत करने की जापान व भारत की योजना पर प्रतिक्रिया। और वेनेजुएला में मौजूद चीनी कंपनियों ने वेनेजुएला सरकार को 120 टन से अधिक की आपूर्ति दान की। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 2 जुलाई को 2026 वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्मेलन का उद्घाटन समारोह बीजिंग में आयोजित हुआ। इस समारोह में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अनावरण किया गया, जिनमें 2026 वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था शहर विकास रिपोर्ट और 2026 वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था लाइट हाउस केस शामिल हैं। इससे विश्व डिजिटल शहरों के निर्माण को नई गति मिली है। इस सम्मेलन का विषय है डिजिटल अनुकूल शहरों का निर्माण, सीमाओं के बिना स्मार्ट लाभ, डेटा के माध्यम से दुनिया को जोड़ना। उद्घाटन समारोह में प्रमुख शहरों में देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य इंटरनेट सूचना कार्यालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। उधर सीचांग स्वायत्त प्रदेश के सूचना कार्यालय ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीचांग की व्यापक परिवहन विकास की उपलब्धियों और परिवहन के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। परिचय के मुताबिक सीचांग के रेल उद्योग ने तीव्र विकास हासिल किया है। लहसा निंगची रेलवे का निर्माण पूरा हुआ और इसे परिचालन में लाया गया है, जिससे सभी जातीय समूह के लोगों का लहासा तक हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा करने का सपना साकार हुआ है। सीचांग ने अपने 4 ऊर्ध्वाधर, 3 क्षैतिज और 8 गलियारों वाले राजमार्ग नेटवर्क का मुख्य ढांचा लगभग पूरा कर लिया है। 2025 के अंत तक इस क्षेत्र में यातायात के लिए खुले राजमार्गों की कुल लंबाई 1,25,200 किलोमीटर तक पहुंच गई है। उधर 3 जुलाई को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को च्याहुन ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। भारतीय प्रधानमंत्री के उस बयान के जवाब में कि जापान और भारत प्रमुख खनिजों पर सहयोग मजबूत करेंगे, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को च्याहुन ने कहा कि विभिन्न देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसी भी तीसरे पक्ष के हितों को निशाना बनाना या उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है और सभी पक्षों को इस संबंध में एक खुला और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सम्मेलन ने 2 जुलाई को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तकनीकी सहायता के विषय पर द्विवार्षिक संगोष्ठी आयोजित की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों स्थित चीनी स्थायी प्रतिनिधि च्या क्वितर ने 65 देशों की ओर से संयुक्त भाषण दिया और विभिन्न देशों से बाधा मुक्त निर्माण बढ़ाने में AI की क्षमता उजागर करने की अपील की, ताकि सभी के लिए सुलभता पर प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जा सके। संयुक्त भाषण में कहा गया कि सभी के लिए सुलभता, मानवाधिकार और बुनियादी आज़ादी का पूरी तरह बराबर और सही मायने में आनंद लेने में विकलांगों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों समेत सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अहम है। संयुक्त भाषण में 4 सूत्रीय विचार पेश किए गए। पहला, AI के जरिए सुलभता को बढ़ावा दें, उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई उम्मीद जग सके। दूसरा, AI से सुलभता बढ़ाने में मानव को प्राथमिकता देते हुए कमजोर समूहों को सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की सहायता दें, ताकि सामाजिक विकास की उपलब्धियों को साझा किया जा सके। तीसरा, निष्पक्षता और न्याय में संलग्न रहें, ताकि अलग अलग समूह और देश सुलभ वातावरण तक पहुंच सकें। और चौथा, सहिष्णुता को प्रोत्साहित कर डिजिटल विभाजन और असंतुलित विकास करने के साथ AI के संदर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आदान प्रदान कर सकें। रूस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला, थाईलैंड और कंबोडिया आदि कई देशों ने संयुक्त भाषण में हिस्सा लिया और विकासशील देशों ने सक्रियता से अपना पक्ष रखा है। उधर CGTN ने चीन के रनमिन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टडीज इन द न्यू एरा के माध्यम से अमेरिका की राष्ट्रीय छवि पर एक वैश्विक सर्वेक्षण आयोजित किया। इस सर्वेक्षण में 39 देशों के 12,302 उत्तरदाताओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई। यह सर्वेक्षण ऑनलाइन माध्यम से पैनल आधारित नमूनाकरण पद्धति का इस्तेमाल कर किया गया, जिसमें 18 से 65 साल की आयु के लोगों को लक्षित किया गया था। नमूने को आयु और लिंग के संदर्भ में प्रत्येक देश के जनगणना वितरण को प्रतिबिंबित करने के लिए भारित किया गया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों और प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रतिनिधि मिश्रण शामिल था। अमेरिका के बारे में समग्र धारणाओं के संबंध में 64.4% उत्तरदाताओं ने अमेरिका को एक बेहद भयावह देश बताया, जबकि 75% ने इसे एक अत्याचारी देश माना। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण के बारे में 72.1% उत्तरदाताओं का मानना था कि दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंदिता ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया है। 67.5% का मानना था कि पक्षपातपूर्ण संघर्ष अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की एक मूलभूत खामी बन गया है। 64.4% का मानना था कि अमेरिकी न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण राजनीतिक संघर्ष का एक उपकरण बन चुकी है, जबकि 71.7% ने कहा कि अमेरिकी चुनाव में राजनीति में धन का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था की निष्पक्षता कमजोर हो रही है। उधर चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने बताया है कि प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक 2 जुलाई तक वेनेजुएला में चीनी वित्त पोषित उद्यमों ने वेनेजुएला सरकार को 120 टन से अधिक आपूर्ति दान की है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास के मार्गदर्शन और समन्वय में वेनेजुएला में चीनी वित्त पोषित उद्यमों ने आपदा राहत कार्यों के लिए तुरंत क्रेन, उत्खनन मशीनें और अन्य इंजीनियरिंग मशीनरी, साथ ही आपातकालीन जनरेटर और कंटेनर तैनात किए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को भोजन, पीने का पानी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री भी दान की है। वर्तमान में वेनेजुएला स्थित चीनी वित्त पोषित उद्यमों ने 120 टन से ज्यादा सामग्री उन्हें प्रदान की है और लगभग 500 टन सामग्री को वेनेजुएला में निर्धारित स्थानों पर विभिन्न बैचों में पहुंचाया जा रहा है या शिपमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने यह भी कहा कि भूकंप के बाद चीन मेहेको ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने वेनेजुएला को 5.8 टन चिकित्सा सामग्री दान की है, जो 10 तारीख को वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंचेगी। उधर 3 जुलाई को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनी के अंतिम संस्कार समारोह में लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, सार्वजनिक समूह या प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि समारोह में भाग लेने वालों में कम से कम 8 राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 12 देशों के संसद अध्यक्ष और कई देशों के विदेश मंत्री, मंत्री स्तरीय अधिकारी या विशेष दूत शामिल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, सांसद और नागरिक प्रतिनिधि भी समारोह में उपस्थित हुए। हालांकि जिन यूरोपीय देशों ने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई का खुला समर्थन किया था, उन्हें ईरान ने आमंत्रित नहीं किया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बीच दानसर क्षेत्र में 3 जुलाई को एक बस चट्टान से नीचे गिर गई। बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री के सलाहकार शाहिद रिंद ने इसकी घोषणा की कि दुर्घटना में कम से कम 40 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 8 घायल बताए जाते हैं। शाहिद ने कहा कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त बस में उस बस के यात्रियों के अलावा एक दूसरी बस के यात्री भी सवार थे, जो सड़क पर खराब हो गई थी। इससे बस बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार के साथ संपर्क किया और राहत कार्य शुरू किया गया। खबर लिखे जाने तक राहत कार्य जारी था। संबंधित विभाग पीड़ितों की पहचान करने में जुटा हुआ है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कहानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शीहो झील की। तो आइए लीजिए सुनते हैं कहानी। पूर्वी चीन के हांगचो शहर में स्थित पश्चिमी झील, जिसे चीनी भाषा में शीहो कहा जाता है। यहाँ शी का अर्थ है पश्चिम और हो का अर्थ है झील। शीहो झील अपने असाधारण सौंदर्य की वजह से प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी में मशहूर महान इतालवी यात्री मार्को पोलो जब हांगचो आया तो उसने शीहो झील की खूबसूरती देखकर कहा, जब मैं यहाँ पहुँचा तो लगा मानो मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। शीहो झील पूर्वी चीन के चेजियांग प्रांत की राजधानी हांगचो शहर का एक मोती मानी जाती है। वह तीनों तरफ पहाड़ों से घिरी है। झील का पानी स्वच्छ और दृश्य मनोहारी होता है। चीन के प्राचीन मशहूर महान कवि पाई ची ई और सु तोंगफो के नाम से नामांकित दो तटबंध पाई बांध और सु बांध झील के स्वच्छ जल के भीतर दो हरित फीते की तरह लेटे मालूम पड़ते हैं। तटबंधों पर कतारों में हरे भरे पेड़ खड़े झील के सौंदर्य में चार लगा देते हैं। सदियों से बड़ी संख्या में कवियों और चित्रकारों ने शीहो झील के सुंदर दृश्यों का कविता और चित्रों के रूप में वर्णन किया है। थांग राजवंश के महान कवि पाई ची ई ने शीहो झील पर यह कविता लिखकर उसे और प्रसिद्ध बना दिया। कविता इस प्रकार है। जी नहीं मानता छोड़ चला हांगचो, रोके रखता है मुझे आधे मन शीहो झील का प्यार। वहीं सोंग राजवंश में महान कवि सु तोंगफो ने शीहो झील की तुलना प्राचीन चीन की मशहूर सुंदरी सीशे से करते हुए यह कविता लिखी। झील के जल का सौंदर्य बेजोड़, स्वच्छ आकाश में और मोहक, पर्वत की खूबसूरती दूर से दिखी, बारिश की धुंध में और अनोखी। शीहो झील का लावण्य सीशे की तरह है। श्रृंगार से सुशोभित हुई, सादे परिधान में, हर मन को लुभाता नित दिन। शीहो झील के 10 सौंदर्य दृश्य चीन में हर किसी व्यक्ति की जुबान पर हैं, जिनमें सु बांध का वसंती सौंदर्य, अनूठे प्रांगण में कमल का तालाब, झील के जल पर शरतकालीन चांद की परछाई, टूटे पुल पर बर्फ की खूबसूरती, विलो पेड़ों के झुंड में कोयल की चहचहाट, कमल तालाब में सुनहरी मछलियों का दर्शन, त्रिपगोड़ों के बीच पानी की चांदनी, लेफांग पगोड़े पर सूर्यास्त का अनोखा दृश्य, नानपिन मठ में संध्या वेला की घंटी तथा 2 पर्वत चोटियों पर छाए मेघ आदि शामिल हैं। शीहो झील के बारे में कई मनमोहक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से टूटे पुल पर बर्फ नामक सौंदर्य में चर्चित टूटे पुल से जुड़ी एक लोक कथा आज तक लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस लोक कथा का नाम है सफेद नाग की कहानी, जिसमें सफेद नाग से परिवर्तित सुंदरी की शिवशियान नाम के युवक से सच्चे प्रेम का वर्णन मिलता है। दोनों की पहली मुलाकात इस टूटे पुल पर ही हुई थी। लोक कथा का कथानक इस प्रकार है। एक सफेद नाग ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर
अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर और शीलवती युवती में परिवर्तित हुई। इस सफेद नाग का नाम पाई न्यांग पड़ा। उसके साथ एक नीले नाग ने 500 साल तपस्या की और एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। उसका नाम पड़ा xiao qing। पाई न्यांग नाम की सफेद नाग वाली युवती और xiao qing दोनों सखी के रूप में शीहो झील की ओर सैर पर आए। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो भीड़ के बीच एक सुंदर युवक दिखाई पड़ा। पाई न्यांग को उससे प्यार हो गया। xiao qing ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में शी xian नाम का वह सुंदर युवक छाता उठाए झील के किनारे आया। बारिश के समय पाई न्यांग और xiao qing के पास छाता नहीं था। वे बुरी तरह पानी में भीग पड़ी। उनकी मदद के लिए शी xian ने अपनी छाता उन दोनों को दे दी। खुद वह पानी में भीगे खड़ा रहा। ऐसे चरित्र वाला युवक पाई न्यांग को बहुत पसंद आया और शी xian को भी खूबसूरत युवती पाई न्यांग से प्यार हो गया। xiao qing की मदद से दोनों की शादी हुई। पति पत्नी दोनों ने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। शी xian बीमारियों का इलाज करना जानता था। वे दोनों निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन शहर के पास स्थित चिनशान मठ के धर्माचार्य फाहाई पाई न्यांग को निशाचर समझता था। उसने गुप्त रूप से शी xian को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि वह सफेद नाग से परिवर्तित युवती है। उसने शी xian को पाई यांग का असली रूप देखने की एक तरकीब भी बताई। शी xian को फाहाई की बातों से शक हुआ। चीन का त्वान वू पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई मदिरा पीते थे। वे मानते थे कि इससे अशुभ चीजों से बचा जा सकता है। इस उत्सव को मनाने के दिन शी xian ने फाहाई द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पाई न्यांग को मदिरा पिलाई। इस वक्त पाई न्यांग गर्भवती हो चुकी थी। मदिरा उसके लिए ठीक नहीं थी, लेकिन पति के बार-बार कहने पर उसे मदिरा पीनी पड़ी। मदिरा पीने के बाद वह सफेद नाग के रूप में बदल गई, जिसके डर से शी xian की मौत हो गई। अपने पति की जान बचाने के लिए गर्भवती पाई न्यांग हजारों मील दूर स्थित खुनलुन पर्वत में रामबाण औषधि गलोधर्म लाने गई। गलोधर्म की चोरी करते समय उसने अपनी जान से खेलते हुए वहां के राक्षसों से घमासान युद्ध लड़ा। पाई न्यांग के सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर राक्षसों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। पाई न्यांग ने उसे वापस लाकर अपने पति की जान बचाई। शी xian भी अपनी पत्नी के सच्चे प्यार से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों का प्यार हो गया, किंतु धर्माचार्य फाहाई को यह अच्छा नहीं लगता था कि पाई न्यांग इस दुनिया में रह रही है। उसने शी xian को धोखा देकर चिनशान मठ में बंद कर दिया और उसे भिक्षु बनने पर मजबूर किया। इस पर पाई न्यांग और xiao qing को बहुत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिनशान मठ पर हमला बोला और शी xian को बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुलाकर मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य फाहाई ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले का मुकाबला किया। क्योंकि पाई न्यांग गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वह फाहाई से हार गई और xiao qing की सहायता से पीछे हटकर चली गई। वे दोनों फिर शीहो झील के टूटे पुल के पास आईं। उस वक्त मठ में नजरबंद हुए शी xian मठ के बाहर चले युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर भाग निकला।
वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर दोनों पति पत्नी को बहुत खुशी हुई। इसी बीच पाई न्यांग ने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बेरहम फा हाय ने पीछा करके पाई न्यांग को पकड़ा और उसे शीहो झील के किनारे पर खड़े लेफांग पगोड़े के नीचे दबा दिया और यह शाप दिया कि जब तक शीहो झील का पानी नहीं सूख जाता और लेफांग पगोड़ा नहीं गिरता, तब तक पाई न्यांग बाहर निकलकर दुनिया में बाहर नहीं आ सकती। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद xiaoqing को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण बढ़ी। उसने शीहो झील लौटकर धर्माचार्य फा हाय को परास्त कर दिया। शीहो झील का पानी सूख गया, लेफांग पगोड़ा गिर गया और सफेद नाग पाई न्यांग को बचा लिया। दोस्तों, यह लोक कथा शीहो झील के कारण लंबे समय से चीनी लोगों में अमर है और शीहो झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण और प्रसिद्ध हो गया। तो श्रोता मित्रों, शीहो झील के बारे में कहानी सुनने के बाद आप सुनिए पाई न्यांग और शीशियांग की प्रेम कहानी का एक प्यारा गीत, जिसका नाम है हजारों वर्षों में एक बार है तुम्हारा इंतजार। ये जिनमें बेहद लोकप्रिय गीत है, जो पाई न्यांग की कहानी शीर्षक टीवी धारावाहिक का मुख्य गीत है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। हजारों वर्षों तक तुमसे मिलने का इंतजार, नहीं है मुझे किसी भी तरह का गम। कौन है जो मेरे कानों में आकर गुनगुनाता है, कह रहा है कि हमेशा हमेशा मुझसे प्यार करेगा। नहीं है मुझे किसी भी तरह का गम। बारिश में मेरा दिल, हवा में मेरे आंसू, सपनों में हो तुम, प्यार है जन्म जन्म का। शीहो झील के पानी की तरह है मेरे आंसू, तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हूँ आँख की लाओ। हजारों वर्षों तक तुमसे मिलने का इंतजार, नहीं है मुझे किसी भी तरह का गम।的
का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आज आपने सुनी पूर्वी चीन के चेजियांग प्रांत की राजधानी हांगचो में स्थित शीहो झील यानी पश्चिमी झील के बारे में एक लोक कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी हमेशा की तरह बेहद पसंद आई होगी। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, चाय चिया। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि मठ में रात बिताने का इंतजाम हो जाने से सान चांग और उसके शिष्यों को राहत मिलती है। खाना खाकर वे सभी सोने चले जाते हैं और अगले दिन जब यात्रा पर आगे बढ़ने का समय आता है तो अचानक सान चांग की तबीयत गड़बड़ा जाती है, उसे बुखार हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। समय तेजी से बीतता गया। शीघ्र ही 3 दिन गुजर गए। उसके बाद जो सुबह आई उसमें सान चांग ने उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा, उखुन, पिछले 2-3 रोज से मैं बहुत बीमार था, इसलिए तुमसे यह नहीं पूछ पाया कि जिस त्रिबोधि सत्व को हमने मुक्त कराया था उसके भोजन का इंतजाम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। वानर ने हंसकर कहा, आप उस सुंदरी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? अगर चिंता ही करनी है तो अपने स्वास्थ्य की कीजिए। सान चांग बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। सहारा देकर मुझे जरा बिठा दो और मेरे लिए कागज, कूची और स्याही ला दो। मसी प्रस्तर मठ से ही ले आना। वानर ने पूछा, क्यों चाहिए आपको ये सब चीजें? सान चांग ने जवाब दिया, मैं एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। उसे अपने पारपत्र के साथ सील बंद करके तुम्हें दूंगा। तुम्हें छांगान जाकर उसे राजकुल श्रेष्ठ सम्राट थाई चुंग के पास पहुंचना होगा। वानर ने जवाब दिया, ये भी कोई मुश्किल काम है क्या? मैं चाहे किसी और काम में कितना ही निकम्मा क्यों न साबित हूँ, चिट्ठी पहुँचाने में मेरा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। चिट्ठी लपेट कर मुझे दे दीजिए। एक ही कलाबाजी में उसे छांगान ले जाकर थांग सम्राट को पहुंचा दूंगा और दूसरी कलाबाजी में आपकी कूची और मसी प्रस्तर सूखने से पहले ही वापस लौट आऊंगा। लेकिन आप चिट्ठी क्यों लिखना चाहते हैं? उसमें क्या लिखना चाहते हैं? सान चांग ने कहा, सादर निवेदन है राजकुल श्रेष्ठ की सेवा में। भेज दें तुरंत एक नया राजदूत यहाँ। जब वानर ने यह सब सुना तो वह जोर से ठहाका मारकर हंसे बिना रह नहीं सका। वह बोला, आप भी कैसे आदमी हैं गुरुदेव? जरा सा बीमार पड़ने पर यह सब सोचने लगे। अगर आप सचमुच गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते तो क्या होता? सान चांग बोला, मैं कल की तुलना में आज ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा गला बुरी तरह सूख रहा है। जाओ, मेरे लिए कहीं से ठंडा पानी तो ले आओ। वानर ने जवाब दिया, बहुत अच्छा गुरुदेव। अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे हो रहे हैं। मैं जाता हूँ और कुछ पानी लेकर आता हूँ। वानर ने तुरंत भिक्षा का मंडल उठाया और मठ के पिछवाड़े स्थित रसोई घर में जा पहुंचा। वहाँ सभी भिक्षुगण शोकाकुल होकर सिसकियां भर रहे थे। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, लेकिन जोर से चिल्लाकर रोने की हिम्मत उनमें से किसी को नहीं हो रही थी। वानर बोला, अपना दिल इतना छोटा ना करो भिक्षुवर। विदा होने से पहले हम लोग अपने प्रवास के लिए आपको धन्यवाद देंगे और रोज के अपने खाने पीने का खर्च भी आपको चुका देंगे। आप
आपको इतना छोटा दिल नहीं करना चाहिए। लामाओं ने घुटने के बल बैठकर जवाब दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह हरगिज नहीं हो सकता। वानर ने पूछा, क्या नहीं हो सकता? क्या आपकी परेशानी का कारण हमारा यह लंबी थूथनी वाला भिक्षु है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं? वह आपका दिवाला निकाल सकता है क्या? लामाओं ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है महोदय। इस मठ में 100 से ज्यादा छोटे बड़े लामा हैं। अगर हम में से हर लामा आपको एक दिन खाना खिलाए तो भी हम आपको 100 दिन से ज्यादा समय तक खाना खिला सकते हैं। हम लोग ऐसे मक्खी चूस नहीं हैं जो आप पर होने वाले खाने के खर्चे का हिसाब किताब रखते हों। वानर ने पूछा, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप लोग क्यों रो रहे हैं? लामाओं ने जवाब दिया, महोदय, हमारे मठ में कोई दुष्ट राक्षस आ घुसा है। वह न जाने किस पर्वत से यहाँ आया है। 3 दिन पहले रात को हमने घंटा व ढोल बजाने के लिए 2 छोटे लामाओं को भेजा था। घंटे व ढोल की आवाज तो हमने सुनी, लेकिन दोनों लामा वापस नहीं लौटे। अगले दिन जब हमने उनकी खोज शुरू की तो हमें पीछे के बाग में केवल उनके अस्थि पंजर और उनकी टोपियां और जूते मिले। उन्हें राक्षस खा चुका है। पिछले 3 दिनों में जब से आप यहाँ आए हैं, हमारे मठ के 6 लामा गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि हम सब इतने डरे हुए हैं और दुखी हैं। जब हमें पता चला कि आपके परमादरणीय गुरुदेव अस्वस्थ हैं, तो हम चुपचाप आंसू बहाते रहे और हमने यह खबर केवल अपने तक ही सीमित रखी। वानर ने उनकी बात सुनने के बाद स्तब्ध व प्रसन्न होकर कहा, बस भी करो अब। हो ना हो यह किसी दुष्ट राक्षस की ही करतूत है। वही यहाँ लामाओं की हत्या कर रहा है। मैं आपके लिए उसका खात्मा कर दूंगा। लामाओं ने कहा, भिक्षुवर, ऐसी प्रेतात्मा तिलिस्मी शक्तियों से लैस होते हैं। वे बादलों को अपना वाहन बना सकते हैं, पाताल लोक से यहाँ प्रकट हो सकते हैं और फिर से गायब हो सकते हैं। वानर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं गुरुदेव को कुछ ठंडा पानी देकर अभी लौटता हूँ। भिक्षा कमंडल उठाकर वानर ने उसे ठंडे पानी से भर दिया और फिर मठ के रसोई घर से निकलकर मठाधीश निवास में पहुंच गया और बोला, गुरुदेव, आपके लिए ठंडा पानी लाया हूँ। सांचांग, जो प्यास के मारे तड़प रहा था, उसने अपना सिर उठाया और दोनों हाथों से भिक्षा कमंडल थामकर एक घूंट पानी पी लिया। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष को धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करते और पहले से ज्यादा स्फूर्तिमय और कम चिंतातुर होते देखकर वानर ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कुछ सूप और कुछ खाद्य पदार्थ लेना चाहेंगे? सांचांग ने जवाब दिया, तुम्हारे उस ठंडे पानी ने जादू का सा असर किया है। मेरी बीमारी आधी ठीक हो चुकी है। अगर हो सके तो मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। वानर बुलंद आवाज में चिल्लाने लगा, गुरुदेव पहले से अच्छे हो गए हैं। उनके लिए कुछ सूप और दूसरा खाना ले आओ। उसने लामाओं से कहा कि गुरुदेव के भोजन का फौरन इंतजाम किया जाए। 4-5 मेजों पर खाना परोसा गया, लेकिन थांग महाभिक्षु ने केवल आधी कटोरी चावल की लपसी खाई। वानर और भिक्षु रेतात्मा ने भी मिलकर मुश्किल से एक मेज का खाना खाया। बाकी सारा खाना शुकर चट कर गया। तब कटोरे उठा दिए गए, दीपक जला दिया गया और लामा लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। सांचांग ने पूछा, हमें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं? वानर ने जवाब दिया, पूरे 3 दिन हो गए हैं। कल शाम तक 4 हो जाएंगे। सांचांग बोला, इन 3 दिनों में हम काफी दूर निकल जाते। वानर ने कहा, दूरी की चिंता ना करें गुरुदेव, कल हम अपनी राह पर आगे निकल जाएंगे। सांचांग ने कहा, ठीक है, हालांकि मेरा स्वास्थ्य अब भी नाजुक है, पर इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। वानर ने कहा, अगर हम लोग कल निकल रहे हैं तो मुझे उस दुष्ट प्रेतात्मा को आज रात ही पकड़ना होगा। सांचांग ने हैरान होकर पूछा,
कौन से दुष्ट आत्मा को? वानर ने जवाब दिया, इस मठ में एक दिव्यांगना रहती है। मुझे यहाँ के लोगों की मदद के लिए उसे पकड़ना है। सांचांग ने पूछा, लेकिन तुम मेरी बीमारी ठीक होने से पहले ही ये सब झंझट कैसे मोल ले सकते हो? अगर वह राक्षसी तिलिस्मी शक्तियों से लैस हुई और उसे पकड़ने में तुम असफल रहे तो क्या वह मुझे मार नहीं डालेगी? वानर ने जवाब दिया, आप हमेशा हमारी उपेक्षा करते रहते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं दुष्ट प्रेतात्माओं का दमन करते हैं। क्या आपने मुझे कभी किसी से मात खाते देखा है? यह केवल तभी संभव है जब मैं बिल्कुल निष्क्रिय बिना कुछ किए बैठा रहूं। अगर मैं सक्रिय रहूं तो मेरी विजय निश्चित है। मैं जीत कर ही रहूंगा। के आग्रहपूर्ण अनुरोध के कारण और उसके द्वारा राक्षस दमन की अनुमति न दिए जाने के कारण वानर को साफ साफ बताना पड़ा। गुरुदेव, मैं आपको सारी बात सच सच बता देना चाहता हूँ। यह दिव्यांगना दरअसल यहाँ के लोगों को खा रही है। सांचांग ने हैरानी से पूछा, किसे खाया है उसने? वानर ने बताया, जो 3 दिन हमने यहाँ बिताए हैं उनके दौरान यह राक्षसी इस मठ के 6 लामाओं को खा चुकी है। सांचांग बोला, क्योंकि वह राक्षसी इस मठ के भिक्षुओं को मारकर खा गई है और मैं खुद भी एक भिक्षु हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसे हराने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सावधानी से काम लेना। वानर बोला, मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है गुरुदेव। जैसे ही वह मेरे हाथ आएगी मैं उसका सफाया कर दूंगा। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि सांचांग के बीमार पड़ जाने की वजह से पश्चिम की तीर्थ यात्रा को स्थगित करना पड़ता है। वहाँ वानर को पता चलता है कि कोई राक्षसी मठ से लामाओं को खा रही है और केवल 3 दिनों के अंदर ही 6 लामा गायब हो चुके हैं। उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए वानर ठान लेता है कि वह उनके लिए उस राक्षस को पकड़ लेगा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दीपक की रोशनी में वानर ने शुकर और भिक्षुरेत आत्मा से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में वे दोनों गुरुदेव की सावधानी से रक्षा करते रहे। जब वह खुशी खुशी छलांग मारता हुआ मठाधीश निवास से निकलकर बुद्ध महाकक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में तारे छिटक रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अभी भी नहीं निकला। महाकक्ष के अंदर अंधेरा था। पूरब में स्थित ढोल और पश्चिम में स्थित घंटा बजाया। ऐसा करने के बाद उसने 12-13 साल की आयु वाले एक बाल लामा का रूप धर लिया, जो पीले रंग का एक रेशमी कुर्ता और सफेद रंग का एक सूती चोगा पहने हुए था और काठ की मछली को बजाता हुआ सूत्रपाठ कर रहा था। रात का पहला पहर खत्म होने तक वह इंतजार करता रहा। तब तक कोई घटना नहीं घटी। दूसरा पहर शुरू होने के बाद जब उसने आसमान में देखा तब एक गरजती हुई आंधी चलने लगी। जब आंधी खत्म हो गई तो हवा में कस्तूरी और अगरबत्ती की खुशबू फैल गई और लटकनों के टकटकाने की आवाज आने लगी। वानर ने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे एक अनन्य सुंदरी बुद्ध महाकक्ष की ओर जाती हुई दिखाई दी। वानर जोर जोर से एक धर्म सूत्र बुदबुदाने लगा। स्त्री ने उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, किशोर भिक्षु, तुम यह कौन सा सूत्र पढ़ रहे हो? वानर ने जवाब दिया, वही जिसका मैंने व्रत लिया हुआ है। उसने अनुरोध पूर्वक कहा, लेकिन यह सूत्र पाठ तुम ऐसे समय क्यों कर रहे हो जब सब लोग सो रहे हैं? वानर ने जवाब दिया, मैं व्रत जो ले चुका हूँ फिर यह सूत्र पाठ क्यों न करूं? वानर को दोनों बाहों में मजबूती से उस स्त्री ने पकड़ लिया और बोली, चलो पीछे की तरफ जाकर कुछ मौज मस्ती करते हैं। चूँकि आज रात चांद सितारों का प्रकाश इतना उज्जवल है और हम दोनों सैकड़ों कोस दूर से एक दूसरे को मिलने आए हैं, तो न पीछे के
इसीलिए घबराए क्योंकि वे इसके प्रेम जाल में फंस गए। अब यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने जवाब में कहा, श्रीमती जी, मैं एक भिक्षु हूँ और मेरी उम्र भी बहुत कम है। प्रेम लीला के बारे में मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। स्त्री ने जवाब दिया, मेरे साथ आओ, सब सिखा दूंगी। वानर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, तो ठीक है, मैं इसके साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या करती है। एक दूसरे की गले में बाहें डालकर और एक दूसरे का हाथ थामकर दोनों बुद्ध महाकक्ष से बाहर निकले और सीधा पीछे के उद्यान में जा पहुँचे। वहाँ राक्षसी ने वानर को जमीन पर पटक दिया। वानर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और वह आगे की ओर झुका, दोनों पैरों पर उछला और अपने असली रूप में लौट आया। अपना लोहदंड घुमाकर उसने जोर से राक्षसी के सिर पर दे मारा। चकित होकर राक्षसी ने सोचा, कैसा भयानक है ये किशोर भिक्षु। जब उसने आंखें खोलकर अच्छी तरह देखा तब कहीं उसे समझ में आया कि उसका सामना थांग महाभिक्षु के शिष्य से हो रहा है, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं डरी। आखिर वह कैसी दैत्यांगना थी। अपनी अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों के नशे में चूर होकर उसने दोनों हाथों में 2 तलवारें उठाई हुई थी। जब कभी वह हटकर बाईं तरफ जाती या दाईं तरफ, पूरब की तरफ जाती या पश्चिम की तरफ, तो उसकी दोनों तलवारें खनखना उठती थी। हालांकि वानर काफी शक्तिशाली था, फिर भी वह राक्षसी पर हावी नहीं हो पाया। तभी चारों तरफ से तिलिस्मी आंधियां चल पड़ी। मठ के पीछे के उद्यान में शानदार युद्ध होने लगा। महान मनीषी वानर राज का अद्भुत उत्साह देखने लायक था। उसका वार कभी भी खाली नहीं गया। जब दैत्यांगना को यह लगा कि वह वानर के सामने नहीं टिक पाएगी, तो उसने अचानक अपना माथा सिकोड़कर एक युक्ति सोच ली। उसे एक आइडिया आया। वह मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। वानर चिल्लाया, आखिर तुम कहाँ जा रही हो चुड़ैल? फौरन हथियार डाल दो। लेकिन प्रेत आत्मा ने अनसुनी कर दी वानर की बात और 9-2-11 हो गई। जब वानर उसका पीछा करता हुआ बहुत करीब जा पहुंचा, तो उसने अपने बाएं पांव से गढ़ा हुआ जूता निकाला, उस पर तिलिस्मी फूंक मारी, एक मंत्र पढ़ा और बदलों का आदेश देकर उसे अपनी ही जैसी स्त्री में बदल दिया। वह स्त्री अपनी दोनों तलवारें उठाए पलटकर वानर की तरफ आने लगी। असली राक्षसी ने अपने शरीर को झकझोर कर एक विलक्षण वायु में बदल दिया और वहां से गायब हो गई। यह सांचांग के लिए सर्वनाश का पैगाम था। वह सीधी मठाधीश निवास में गई। वहां से सांचांग को उठाकर अपने मेघयान में बिठा लिया और इससे पहले कि कोई और उसे देख सके, फौरन बूटाघाट पर्वत की अतल कंदरा में जा पहुंची, जहां उसने अपने सेवकों को एक शाकाहारी विवाह भोज का इंतजाम करने का आदेश दे दिया। वानर तब तक मुस्तैदी से युद्ध करता रहा जब तक वह नकली दैत्यांगना पर हावी नहीं हो गया और उसे एक प्रहार से धराशायी करने में सफल नहीं हो गया। तब कहीं जाकर उसे पता चला कि वह दैत्यांगना केवल एक कढ़ा हुआ जूता है। जब वानर को इस बात का एहसास हो गया कि दैत्यांगना उसे चकमा देकर भाग गई है, तो वह सीधा गुरुदेव की खोज खबर लेने जा पहुंचा। पर क्या गुरुदेव वहां मौजूद थे? नहीं, वहां तो केवल मूर्ख शूकर और भिक्षु देवात्मा ही मौजूद थे, जो आपस में बैठे हुए कानाफूसी कर रहे थे। गुस्से में आग बबूला होकर वानर अपने होश हवास खो बैठा और अपना दंड उठाकर चिल्लाया, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। मूर्ख शूकर एकदम हताश हो गया, लेकिन उसके लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। भिक्षु रेतात्मा ने, जो तिलिस्मी पर्वत के सेनापति के रूप में काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था, अत्यंत नरमी और सुलह समझौते का रुख अपनाया। उसने आगे कदम बढ़ाते हुए झुककर निवेदन किया, बड़े भैया,
मुझे यकीन है कि जब आप हम दोनों को जान से मार डालेंगे तो आप गुरुदेव को बचाने के बदले सीधे अपने घर चले जाएंगे। वानर ने जवाब दिया, जब मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा उसके बाद गुरुदेव को खुद बचा लूंगा। भिक्षुरेतात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? हम दोनों के बिना क्या यह कहावत सही नहीं हो जाएगी? तुम काट सकते नहीं धागा केवल एक रेशे से, तुम काट सकते नहीं धागा केवल एक रेशे से, या बजा सकते नहीं ताली केवल एक हाथ से। तुम्हारे लिए घोड़े और सामान की देखभाल कौन करेगा? बेहतर यही होगा कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर क्वानचुंग और पाओ शुया की तरह कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ें, बजाय इसके कि सुन पेन और फांग त्वान की तरह आपस में लड़ाई करते रहें। भैया, मैं आशा करता हूँ कि तुम हम दोनों को माफ कर दोगे। जैसे ही सुबह होगी हम सब एक साथ अपने गुरुदेव की खोज में जुट जाएंगे। अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों से लैस होने पर भी वानर यह जानता था कि उस समय क्या करना सही होगा, इसलिए उसने भिक्षुरेतात्मा का अनुरोध मानकर अपना विचार बदल लिया। वह बोला, शुकर और भिक्षुरेतात्मा, उठो, पर एक बात ध्यान से सुनो। कल हमें गुरुदेव का पता लगाने के लिए सचमुच पुरजोर कोशिश करनी होगी। मूर्ख शुकर को अपनी जान बचने पर इतनी खुशी हुई कि वह वानर के इशारे पर आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। वह बोला, भैया, यह सब काम मुझ पर छोड़ दो। तीनों गुरु भाई अपने गुरु के बारे में इतनी चिंता कर रहे थे कि वे पूरी रात बिल्कुल सो नहीं पाए। वे सोच रहे थे कि काश अगर हम सिर हिलाकर पूरब में सूर्योदय का प्रकाश फैला सके और फूंक मारकर आसमान से सभी सितारों को उड़ा सके तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाओतांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने चीनी रेस्तरां में बहुत स्वादिष्ट खाना खाने के बारे में पढ़ा था। अब हम आज के प्रमुख वाक्य सीखें। आज के प्रमुख वाक्य हैं, 请你们等一会儿， आप जरा इंतजार कीजिए। 我们要等多久？ हमें कितने समय तक इंतजार करना होगा। 味道怎么样？ कैसा लगता है? 真的很好吃， बहुत स्वादिष्ट है। 我吃饱了。 मेरा पेट भर गया है। बेइजिंग में आप चीन के विभिन्न स्थलों का खाना खा सकते हैं। यहाँ अनेक विशेषता वाले रेस्टोरेंट है और जो अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। इसलिए दोपहर 12 बजे से तीसरे पहर के 2 बजे तक और शाम के 5 बजे से 8 बजे तक हमें अक्सर पंक्ति में खाना खाने का इंतजार करना पड़ता है। सच कहती हैं, रेस्तरां में वेटर अक्सर हमें कहते हैं, जरा इंतजार कीजिए। चीनी में इसे कैसे कहेंगे? चीनी में इसे कहेंगे 请你们等一会儿
请你们等一会儿，请 कृपया 请你们 आप 你们等 इंतजार 等一会儿 जरा 一会儿，请你们等一会儿请你们等一会儿कृपया जरा इंतजार कीजिए। अब हम बातचीत का पहला भाग सुने। 请你们等一会儿，我们要等等多久？大概半个小时吧。 अच्छा शाओथांग जी, इंतजार को चीनी में तंग कहते हैं, ठीक है ना? ठीक और जरा को चीनी में 一会儿 कहते हैं। ई ख्वार का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है और यदि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें कितने समय तक इंतजार करना होगा तो चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 我们要等多久 वो मन याओ तंग तो जियो, 我们 हम वो मन 要 आवश्यकता याओ 等 इंतजार तंग 多久 कितने समय तक तो जियो, 我们要等多久 वो मन याओ तंग तो जियो। अच्छा, अब हमें आराम से बैठने और खाना खाने का मौका मिल गया है। खाना खाने के बाद यदि मैं चीनी में ये पूछना चाहता हूँ कि खाना कैसा है तो कैसे पूछेंगे? आप कह सकते हैं 味道怎么样 वे ताओ चम्मायांग, 味道 स्वाद वे ताओ 怎么样 कैसा है चम्मायांग पूरा वाक्य है वे ताओ चम्मायांग, स्वाद कैसा है? अच्छा सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 真的很好吃 चंदा हं हाव छ, 真的 सचमुच चंदा 很 बहुत हन 好吃 स्वादिष्ट है हाव छ, 真的很好吃 चंदा हन हाव छ, बहुत स्वादिष्ट है। अब हम बाजित का दूसरा भाग सुने 味道怎么样？真的很好吃还要点什么？哦，谢谢，我吃饱了。 इतनी किस्म का अच्छा खाना खाने के बाद मेरा पेट यहाँ तक भर गया है, हाँ चीनी लोगों की मेजबानी ऐसी ही होती है लेकिन कभी-कभी उन्हें बताना सच में जरूरी हो जाता है कि मेरा पेट भर गया है और वो मेरी प्लेट में और खाना न डालें। अच्छा तो आप उनसे यह कह सकते हैं 我吃饱了 वो छ पावला, 我 मैं वो 吃 खाना छ 饱 पेट भरना पाव, ल एक निपात शब्द है जिसे क्रिया पूरी होने पर वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे 我吃饱了 वो छ पावला, मेरा पेट भर गया है। अब हम बाजित का तीसरा भाग सुने 还要点什么？哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。 अच्छा अब आप सुनिए इस पाठ की सारी बातचीत बाजित एक 请你们等一会儿，我们要等多久？大概半个小时吧。 बाजित दो 味道怎么样？真的很好吃。还要点什么？哦，谢谢，我吃饱了。 बाजित तीन 还要点什么？哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。 अच्छा ये थी आज की सारी बातचीत। अब आए वेदों भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। चीनी लोग अक्सर चाय व कॉफी से चीनी व पश्चिमी संस्कृति की भिन्नता दिखाते हैं। हजारों वर्षों से चाय चीन में एक पेय रही है। 5000 वर्ष पहले इसका चीन में उदय हुआ। चाय निश्चय ही पूर्वी देशों को प्रतिबिंबित करती है, जबकि कॉफी पश्चिमी देशों को प्रतिबिंबित करती है। क्योंकि चीन के दक्षिणी व पूर्वी भागों का मौसम चाय उगाने के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए वहाँ लंबे अरसे से चाय का उत्पादन होता आया है। पुराने समय में चीन की चाय का चीन की संस्कृति के साथ पुराने रेशमी मार्ग से एशियाई व यूरोपीय देशों तक निर्यात होता रहा है। आजकल अनेक देशों में चाय को अक्सर चीनी शब्द चा के नाम से ही पुकारा जाता है। चाय की तुलना में कॉफी चीन में इतनी प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि वर्ष 1935 में चीन ने प्रथम कॉफी कारखाने की स्थापना की, फिर भी 20वीं शताब्दी के 80 वाले दशक के मध्य तक चीनी लोग सच्चे मायने में तैयार शुद्ध कॉफी पीने लगे थे।
अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।